Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 8th July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. In this video we'll talk about the single crystalline scandium nitride. तो ये साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड इन दिस वीडियो. देन विल टॉक अबाउट चिनकुरेंजी. चिनकुरेंजी एक स्पीशी है जो कि न्यूज़ में आ रही है. क्लाइमेट चेंज को लेकर चिनकुरेंजी के ऊपर काफ़ी थ्रेट है. तो वो क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड देन देयर इज़ बैक्टीरिया, वॉल्बेकिया बैक्टीरिया, which can actually take on the dengue and Zika. तो ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. what is Wolbachia bacteria, how can it help to end dengue and Zika virus, so that we will understand here. And then lastly we'll talk about the issue of subcategorization of OBCs. So these are the 4 topics that we are going to cover in this video. So let's begin with it. तो शुरुआत करते हैं हमारा पहला आर्टिकल जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ अबाउट द सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड जिसका फॉर्मूला है SCN. अब वाई दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंटली हमारे पास बेंगलोर में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च. So scientists over here, researchers over here have discovered a new material which is called as single crystalline scandium nitride. तो ये बेसिकली एक न्यू मटेरियल है, सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड. ये एक न्यू मटेरियल हमारे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में रिसर्चर्स ने इस न्यू मटेरियल को डिस्कवर किया है. What is special about this material? This can convert infrared light into renewable energy. ये इंफ्रारेड लाइट को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है. ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही आपके माइंड में जैसे ही सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड आता है तो माइंड में क्या आना चाहिए कि इस मटेरियल से हम इंफ्रारेड लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रिन्यूएबल एनर्जी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो हम बहुत सारी फाइन डिटेल्स में जाते हैं जब भी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, डेप्थ में जाते हैं. लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं ओवरऑल जिस्ट क्या है, तो आपके माइंड में ये सीधी एक बात आनी चाहिए कि भाई न्यू मटेरियल फाइंड किया है. मटेरियल का नाम क्या है? सिंगल क्रिस्टलाइन. ये तो उसका नेचर है ना कि वो सिंगल क्रिस्टलाइन है. नाम क्या है? स्कैंडियम नाइट्राइड. सो सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड, ये न्यू मटेरियल डिस्कवर किया है. खास क्यों है ये मटेरियल? क्योंकि इस मटेरियल से हम सीधा इंफ्रारेड लाइट को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा जी, नाउ लेट्स गो टू दी सम फाइन डिटेल्स अबाउट द सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड. पहले इसकी यूटिलिटी समझते हैं. सो एज वी सेड कि ये जो मटेरियल है स्कैंडियम नाइट्राइड, इट कैन एमिट, इट कैन डिटेक्ट एंड इट कैन मॉड्यूलेट द इंफ्रारेड लाइट. तो अगर हमारे पास जो इंफ्रारेड लाइट आ रही है उसे ये एमिट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, मॉड्यूलेट कर सकता है, एंड देयरफॉर इट इज़ यूजफुल फॉर द सोलर एंड थर्मल एनर्जी हार्वेस्टिंग एंड ऑल्सो फॉर द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस. तो क्योंकि ये इंफ्रारेड लाइट को मॉड्यूलेट कर सकता है, देयरफॉर हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की हार्वेस्टिंग है उसमें ये हेल्पफुल है, और साथ ही में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस में भी ये यूज़फुल रहेगा. नाउ दिस मटेरियल बेसिकली बिलोंग्स टू गैलियम नाइट्राइड फैमिली. जैसे कि गैलियम नाइट्राइड की जो फैमिली है उसी फैमिली को ये बिलोंग करता है. स्कैंडियम नाइट्राइड बेसिकली हमारी जो आजकल के टाइम पे जो मॉडर्न कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, इट इज़ कंपैटिबल विद मॉडर्न कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स. या फिर जो आज के टाइम पे जो हम सिलिकॉन चिप टेक्नोलॉजी देखते हैं, ये प्रेजेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल है, एंड देयरफॉर इट इज़ मच मोर ईजी टू इंटीग्रेट दिस ऑन दी ऑन चिप ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस.
राइट? तो इस मटेरियल की यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। एक तो इसका इंफ्रारेड लाइट का रोल हो गया कि इसको भाई आप रिन्यूएबल एनर्जी की हार्वेस्टिंग में यूज़ कर सकते हो। दूसरा हम कह रहे हैं कि इसको आप ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हो। वो क्यों यूज़ कर सकते हो? बिकॉज जो हमारी मॉडर्न कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी है, जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स हैं, जो सिलिकॉन चिप टेक्नोलॉजी है, ये उससे कंपैटिबल बैठती है। देयरफॉर जो हमारी ऑन चिप ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, आप उनके साथ स्कैंडियम नाइट्राइड को ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। दैट इज़ अबाउट इट्स यूटिलिटी पार्ट। अब न्यू मटेरियल आया, उसकी यूटिलिटी क्या है? अब आती है मेथडोलॉजी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि बहुत ही हाईटेक मेथड्स को यूज़ किया जिससे कि ऐसी वेव्स मैनिपुलेट हो सकें जो कि प्रिसाइज हों अपनी डायमेंशंस में, एंड दैट आर बेसिकली 1000 टाइम्स स्मॉलर देन ह्यूमन हेयर। तो कुछ स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स यूज़ करके, हाईटेक मेथड्स यूज़ करके इन वेव्स को मैनिपुलेट किया गया है। प्रिसाइज इनकी डायमेंशंस आई गई हैं विच आर लाइक 1000 टाइम्स स्मॉलर देन आर हेयर, राइट? अब यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक साइंटिफिक फिनोमेना यूज़ किया है, ये याद रखिएगा, विच इज़ कॉल्ड एज पोलरिटन एक्साइटेशंस। पोलरिटन एक्साइटेशंस। ना ये बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे टेलर्ड मटेरियल्स होते हैं दे आर बेसिकली लाइट कपल्ड, ईदर द कलेक्टिव फ्री इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन और द पोलर लैटिस वाइब्रेशन टू अचीव दिस फीट। तो इस लेवल को अचीव करने के लिए पोलरिटन एक्साइटेशन किया जाता है, जिसके अंदर या तो कुछ कलेक्टिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशन करवाई जाती है या फिर पूरी की पूरी पोलर लैटिस वाइब्रेशंस करवाई जाती हैं टू अचीव दिस। अब इससे लेकर एक इशू भी है, वो क्या है कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें कितनी सारी वेवलेंथ्स होती हैं। सभी वेवलेंथ को आप यहाँ पे ईजिली यूटिलाइज नहीं कर सकते। स्पेशली अगर हम इंफ्रारेड लाइट की बात करें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड मॉड्यूलेट। तो ये एक इशू है, ये एक चैलेंज है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात कर रहे हैं, सो इट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी। इस सोर्स को आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, डिफेंस, सिक्योरिटी, सेंसर, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। एज सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज सच कैन बी यूज्ड एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, सो नॉट ऑल ऑफ देम आर इजी टू यूटिलाइज। स्पेशली इंफ्रारेड तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है टू डिटेक्ट एंड मॉड्यूलेट। तो इस सोर्स में इस रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए एक बड़ी डिस्कवरी हमारे पास आई है, एक न्यू सब्सटेंस जो आया है, सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्रेट। इट ब्रिंग्स द न्यू होप्स इन दिस एरेना। सो देयरफॉर दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद अपने मेजर 5 पॉइंट्स नोट डाउन करो कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द स्कैंडियम नाइट्राइड। ये नहीं कि मैं आपको बताऊं कि ये पॉइंट्स नोट करो, आप इस आर्टिकल में से अपने लिए 5 मेजर पॉइंट्स नोट करेंगे जो आपके खुद के पॉइंट्स होंगे, जो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू स्कैंडियम नाइट्राइड। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चेनकुरिंजी की। ये एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी न्यूज़ में है। अब क्योंकि स्पीशी की बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चेनकुरिंजी। अब एक स्टडी आई है जिसमें ये दिखाया गया है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इससे चेनकुरिंजी स्पीशी को बहुत थ्रेट है, एंड देयरफॉर वी नीड टू सेव दिस स्पीशी फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। कैन यू सी दिस ट्री ओवर हियर? ये जो एक बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे पास, वहाँ पे ये जो आप जिस तरह के ट्रीज देख रहे हैं, दिस इज़ द चेनकुरिंजी। तो थोड़ा और जानते हैं चेनकुरिंजी के बारे में। इट इज़ एंडेमिक। यहाँ पे शेंदुरेने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। शेंदुरेने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो नेम है, इट बेसिकली कम्स फ्रॉम ग्लूटा ट्रेवेनकोरिका। ये एक ऐसी स्पीशी है जो कि यहाँ पे जो अगस्थ्यमला बायोस्फीयर रिजर्व है उसके लिए वहाँ पे एंडेमिक है, विच इज़ नोन एज चेनकुरिंजी।
तो शेंडुराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम ग्लूटा ट्रेवेनिकुरिका से डिराइव होता है, which species is endemic to Agastyamalai Biosphere Reserve, known as Chenkurenji. It belongs to Encardiaceae family, जो हमारा ये अरियान कावू पास है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, बट अब पिछले कुछ ईयर से देखा जा रहा है कि ये स्पीशी लगातार रिसीड होती जा रही है। आसपास के एरिया में जो शोला फॉरेस्ट है वहाँ पे भी आपको चेनकुरिंजी मिल जाएगा। अब इशू ये आ रहा है कि चेनकुरिंजी स्पीशी क्लाइमेट चेंज को काफ़ी ज़्यादा ससेप्टिबल है, और जो प्रेजेंट कंडीशंस चल रही हैं वो इस स्पीशी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, दे आर क्वाइट बैड, एंड देयरफॉर इस स्पीशी की जो जनरेशन पावर है, रीजनरेशन पावर है, वो भी काफ़ी डिक्रीज हो चुकी है। इट इज़ प्रेजेंटली वेरी लो। Most of the species they are not productive. Therefore इस स्पीशी की पॉपुलेशन में एक नेगेटिव ट्रेंड आ रहा है। अब देखो, अगर कंडीशंस ही फेवरेबल नहीं होंगी तो कोई स्पीशी किस तरीके से प्रोडक्टिव हो पाएगी? तो पॉपुलेशन आगे बढ़ नहीं रही है, प्लस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज नंबर डिक्रीज होता जा रहा है। Therefore चेनकुरिंजी में हम देख रहे हैं कि देयर इज़ नेगेटिव ट्रेंड देयर इन देयर पॉपुलेशन। अब मेजॉरिटी ऑफ ट्रीज़ जो हमारे पास हैं वो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, इसलिए उनका फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग रेट्स हैं वो काफ़ी कम हैं। सो देयरफॉर द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस स्पीशीज हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट यूजेज, सो वी कैन जो ये चेनकुरिंजी है इसकी सबसे ज़्यादा यूजेज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ यूज टू ट्रीट लो ब्लड प्रेशर एंड आर्थराइटिस। लो ब्लड प्रेशर और आर्थराइटिस के केसेस में चेनकुरिंजी को एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो चेनकुरिंजी की रीजनरेशन के लिए क्या किया जा सकता है? ना सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो हमारे पास जो सेंचुरी है जहाँ पे चेनकुरिंजी अभी प्रेजेंट है, वी नीड एमरजेंसी रीस्टॉकिंग ऑफ इट, क्योंकि प्रेजेंटली तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डिग्रेड कर रही है, वो नेगेटिव स्टेट में जा चुकी है। तो हमें उसी एरिया में हमें उसे रीस्टॉक करना होगा। हमें वहाँ पे यंगर ट्रीज़ लेकर आने होंगे, क्योंकि अगर यंग ट्रीज़ आते हैं तो उनका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है, एंड इससे हमारे नेक्स्ट 25 ईयर्स तक, अभी अगर आप ट्री लगाओगे तो नेक्स्ट 25 ईयर्स में जाकर वो फ्लावर और फ्रूट देंगे। तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाए और चेनकुरिंजी स्पीशी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू हैव एमरजेंसी रीस्टॉकिंग, एंड वी कैन हैव यंग जनरेशन ट्रीज बाय द नेक्स्ट 25 ईयर्स। यहाँ पे स्कूल्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे चेनकुरिंजी ग्रो किया जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देर इज़ ऑल्सो सेव चेनकुरिंजी कैंपेन जो कि इस एरिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है, विच कम्स अंडर दिस एचेन कोयल फॉरेस्ट डिवीजन। सो देयरफॉर चेनकुरिंजी क्या है, ये इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बिकॉज ससेप्टिबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर। वी कैन रीजनरेट दिस स्पीशी। इसे लेकर क्या सजेशंस हैं आपके पास, क्या कर सकते हैं, क्या मेजर्स आपको पता होने चाहिए, दैट इज़ गुड टू नो। Moving ahead, our next news article is important from health point of view. It is about Wolbachia bacteria. Wolbachia bacteria से डेंगू, चिकनगुनिया, जिका वायरस, इन सबको एंड किया जा सकता है, right? Again, this topic is important from science and tech point of view. किस तरह ये जो हार्मफुल वायरसेस हैं इनकी प्रोलिफरेशन को ब्लॉक किया जाएगा, एंड मॉस्किटोज़ को इससे कोई हार्म नहीं होगा। एज वी नो, डेंगू, चिकनगुनिया, जिका वायरस, दीज आर द डिजीजेज जो कि मॉस्किटो बाइट से आती हैं। तो कौन सी टेक्निक से वॉल्बेकिया बैक्टीरिया को यूज़ किया जाएगा जिससे कि डेंगू, चिकनगुनिया, जिका वायरस ही ख़त्म हो जाएगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर की जो फाइंडिंग्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साइंटिस्ट ने ये कहा है कि हमारा जो लोकल मॉस्किटो है, कौन सा, एडीज इजिप्टी, इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाएगी। अब जो हमारा एडीज इजिप्टी मॉस्किटो है,
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेंगू, चिकनगुनिया एंड जिका वायरस। तो इस एडी इजिप्टाई मॉस्कीटो की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाएगी विद अ काइंड ऑफ मॉस्कीटो दैट विल बी कैरिंग वॉलबेकिया बैक्टीरिया। सो दिस विल बी फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियाज मोनाश यूनिवर्सिटी। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी में इस तरह का मॉस्कीटो तैयार किया गया है बाय जेनेटिक मटेरियल कि वहाँ पे उन बैक्टीरियाज के अंदर वॉलबेकिया बैक्टीरिया है, उन मॉस्कीटोज़ के अंदर वॉलबेकिया बैक्टीरिया है। तो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इंडिया का ये जो लोकल बैक्टीरिया है जिससे चिकनगुनिया, डेंगू, जिका वायरस फैलता है, विच इज़ एडीज इजिप्टाई, इसे क्रॉस ब्रीड करवाएंगे ऐसे मॉस्कीटो के साथ जिनकी बॉडी के अंदर वॉलबेकिया बैक्टीरिया है। तो ऐसे क्या होगा कि इस क्रॉस ब्रीडिंग के बाद आफ्टर 6 to 7 जनरेशन जो मॉस्कीटोज़ होंगे उनका भी जो जेनेटिक मटेरियल है विच विल बी बेसिकली क्लोज टू द एडीज इजिप्टी ओनली, बट दे विल हैव the Wolbachia which will be inherited from the Australian strain. जेनेटिक स्ट्रेन अभी भी इंडिया वाले जैसा ही होगा, मोस्टली एडिस इजिप्टाई जैसा ही होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो मॉस्कीटो है जिसके अंदर वॉलबेकिया बैक्टीरिया है वो हमारे एडिस इजिप्टाई बैक्टीरिया के अंदर, मॉस्कीटो के अंदर इनहेरेंट हो जाएगा। ये टेक्निक पहले अडॉप्ट की जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जब डेंगू आउटब्रेक हुआ था उस दौरान ये टेक्निक अपनाई गई थी जिसमें वॉलबेकिया बैक्टीरिया वाले मॉस्कीटोज़ के साथ मॉस्कीटो को क्रॉस ब्रीड करवाया गया एंड एज दे सेड आफ्टर 6 to 7 जनरेशंस वॉलबेकिया बैक्टीरिया नॉर्मल पार्ट बन जाता है ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अभी तक अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू दिस रिसर्च इज मोर लिमिटेड टू लैब्स ओनली। एक बार अगर इसे गवर्नमेंट अप्रूव कर दे सो only then what we can do is we can release the Wolbachia carrying mosquitoes in the community ताकि क्रॉस ब्रीडिंग हो एंड जो ये चिकनगुनिया, जिका वायरस और डेंगू जैसी जो कंडीशंस हैं ये ख़त्म हो जाएं। तो बात आ जाती है वॉलबेकिया बैक्टीरिया के ऊपर। ये क्या है? देखो ये बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है। सिर्फ 50% जो इंसेक्ट स्पीशीज़ होते हैं उनके अंदर नेचुरली वॉलबेकिया बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कुछ नेचुरली मॉस्कीटोज़, जो फ्रूट फ्लाइज हैं, जो मॉथ्स होती हैं, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, इन सब में वॉलबेकिया बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब दिमाग में ये आता है कि हम क्रॉस ब्रीडिंग करवा के मॉस्कीटो के अंदर वॉलबेकिया बैक्टीरिया डाल रहे हैं, अगर ऐसे बैक्टीरिया ने आकर ह्यूमन को बाइट कर दिया तो याद रखिए कि जो वॉलबेकिया बैक्टीरिया है इट इज़ वेरी सेफ़ फॉर ह्यूमंस एंड इट इज़ सेफ़ फॉर एनवायरनमेंट एज वेल। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर हम रिस्क एनालिसिस करें कि अगर मॉस्कीटो को रिलीज़ कर दिया, ऐसा मॉस्कीटो जिसमें वॉलबेकिया प्रेजेंट है, तो इसका निग्लिजिबल रिस्क होगा, इसका निग्लिजिबल इम्पैक्ट होगा ह्यूमन पे और एनवायरनमेंट पे। तो वैसे ये वहाँ पे इस कैटेगरी में ऊपर आता है। अब बात हम क्या कर रहे हैं कि हमारा यहाँ का जो लोकल मॉस्कीटो है विच इज़ एडिस इजिप्टाई मॉस्कीटो, ये इसमें नॉर्मली वॉलबेकिया बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता, बट बहुत सारे ऐसे मॉस्कीटोज होते हैं जिनमें होता है। वॉलबेकिया बैक्टीरिया बेसिकली मैटरनली ट्रांसमिटेड होता है, ये मदर से ऑफस्प्रिंग के पास जाता है एंड देन दे ग्रेजुअली स्प्रेड टू द पॉपुलेशन। वॉलबेकिया जो बैक्टीरिया है इससे डेंगू वायरस की मल्टीप्लिकेशन जो मॉस्कीटो में होती है वो रुक जाती है। सो इट इनहिबिट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेंगू वायरस एंड कितना नंबर और कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉलबेकिया मॉस्कीटो में प्रेजेंट है वो आप मॉलिक्यूलर टेस्ट से जान नहीं सकते हो। तो एक तो चीज़ आपने क्या याद रखना है कि भाई इससे नुकसान कुछ नहीं होगा, ना तो ह्यूमंस को ना ही एनवायरनमेंट को। नेचुरली भी इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, मॉस्कीटोज़ में प्रेजेंट होता है। होगा क्या अगर मॉस्कीटो के अंदर वॉलबेकिया बैक्टीरिया हो तो उससे डेंगू वायरस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता और मॉस्कीटो इज़ द वेक्टर फॉर दैट। तो जब मॉस्कीटो में ही डेंगू वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा तो डेंगू फैलेगा नहीं। सो हाउ दिस विल वर्क? तो एज वी सेड कि जो एडिस इजिप्टाई मॉस्कीटो होगा उनके अंदर वॉलबेकिया बैक्टीरिया इंड्यूस कर दिया जाएगा एंड दिस बैक्टीरिया विल compete विद द वायरसेस, चाहे वो डेंगू का वायरस हो, चिकनगुनिया हो, जिका वायरस हो, येलो फीवर हो, इनके वायरसेस के साथ वॉलबेकिया बैक्टीरिया compete करेगा। तो इससे जो वायरस है वो आसानी से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा एंड देयरफॉर जब मॉस्कीटो के अंदर वायरस रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो जो पर्टिकुलर वायरस है, जो डिजीज़ है वो फर्दर स्प्रेड
नहीं हो पाएगी। So when Aedes aegypti mosquito will carry the natural Wolbachia bacteria, तो उस केस में जिका, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ऑल दीज थिंग्स, इन सब का इंसिडेंस रिड्यूस हो जाएगा। अप्रोच क्या यूज़ की जा रही है? अब देखो, दो तरह की अप्रोचेज़ हैं। पहली अप्रोच में सिर्फ और सिर्फ जो मेल मस्कीटोज़ हैं उनको मॉडिफाई किया जाएगा। 2015 से ही स्ट्रैटेजी सिंगापुर, चाइना यहाँ पे अपनाई गई है। इवन यूएस के कुछ पार्ट्स में भी इस टेक्निक को यूज़ किया गया है, जहाँ पे देखो जो अनमॉडिफाइड फीमेल्स से जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं, व्हेन दे मेट विद द मॉडिफाइड मेल, दे डू नॉट हैच and the number of mosquitoes in the community is reduced. Are you understanding this? अगर मेल के अंदर, मेल मस्कीटो के अंदर वॉल्बेकिया बैक्टीरिया आ जाता है एंड दे जो फीमेल का जो एग है, जब इन दोनों की मेटिंग से जो एग प्रोड्यूस होगा वो आगे हैच ही नहीं करता, क्योंकि वो हैच नहीं करेगा तो मॉस्कीटोज का नंबर रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड अप्रोच जो कि मेनली वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया में की गई है, दैट इज़ टू इंड्यूस दिस वॉल्बेकिया बैक्टीरिया इन बोथ द सेक्सेस। तो इससे क्या होगा कि इनके जो फर्दर ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे मॉस्किटोज़ के, उनके अंदर वॉल्बेकिया बैक्टीरिया पहुंच जाएगा। एंड ओवर द ईयर्स ये जो मॉडिफाइड मॉस्किटोज़ हैं, दे विल रिप्लेस द नेटिव पॉपुलेशन एंड अल्टीमेटली वी कैन एंड द Zika virus, dengue virus, chikungunya, yellow fever, all these kinds of diseases. Then lastly, we'll talk about subcategorization of OBCs. तो recently Justice Rohini Commission बहुत important है. Justice Rohini Commission, you should know about it. Justice Rohini Commission जो कि OBC, other backward classes की subcategorization के लिए इसको फॉर्म किया गया है। ये न्यूज़ में दोबारा आया है क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने 13th एक्सटेंशन दे दी है टू द जस्टिस रोहिणी कमीशंस टू अंटिल 31 जनवरी 2023। अब जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जनवरी 31, 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ जस्टिस रोहिणी कमीशन। तो एज वी सेड, ये 2017 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था ऑन 2 अक्टूबर अंडर द आर्टिकल 340 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कमीशन का टास्क था टू डू दी सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनकी सब कैटेगराइजेशन करना, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो भी बेनिफिट्स जो रिजर्व किए गए हैं फॉर दी OBCs, उनकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इनिशियली अब देखो 2017 में सेटअप किया था, इनिशियल डेडलाइन थी 12 वीक्स 2018 तक, लेकिन नाउ 13th एक्सटेंशन मिल चुकी है और अब ये डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी है टिल 2023 जनवरी 31। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर इट? क्यों जो हमारा ये जो कमीशन की रिपोर्ट है, इसे क्यों एक्सटेंड किया जा रहा है? सो दिस रिपोर्ट इज़ रेडी विद रिकमेंडेशंस, लेकिन अभी तक जो स्टेट से जो फीडबैक आना है, दैट इज़ नीडेड बिफोर सबमिटिंग इट। सो नाउ कमीशन विल विजिट दी स्टेट एंड वो वहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशंस को देखेंगे। एक यहाँ पे पैंडमिक का रोल भी है, पैंडमिक की वजह से भी जो प्रोसेसेस हैं वो डिले हुए हैं। नाउ दिस प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट एज स्टेट्स मस्ट हैव अ से। स्टेट्स का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। सो कोविड और जो कंसल्टेशन स्टेट्स के साथ है, ये तो रीजंस हैं ही, लेकिन इसी के साथ साथ OBCs की सब कैटेगराइजेशन करना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है एंड इट विल टेक टाइम। सो क्या है ये सब कैटेगराइजेशन? इसे जानने से पहले OBCs को लेकर रिजर्वेशन प्रोविज़न क्या है, उसकी एक बार टाइमलाइन रिफ्रेश कर लेते हैं। आप ये बहुत डिटेल में पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हो। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, सबसे पहले 1953 के अंदर कालेकर कमीशन आता है, जिनका रोल था टू आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लासेस। सो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम शेड्यूल्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो पहली बार कालेकर कमीशन आता है जिसमें बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया जाता है अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एट द नेशनल लेवल। जिसके बाद आता है मंडल कमीशन रिपोर्ट। मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 में आती है, जिसमें एस्टिमेट किया गया
कि ओबीसी पॉपुलेशन तकरीबन 52% है एंड इट क्लासिफाइड दैट इन ओबीसीज देर आर 1257 कम्युनिटीज़ विच आर बैकवर्ड। एंड इस कमीशन की रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया गया कि जो एग्जिस्टिंग कोटा है, पहले सिर्फ ST को 22.5% की रिजर्वेशन मिलती थी, इसे बढ़ाकर 49.5% किया जाए और इनके अंदर ओबीसी कैटेगरी को भी इन्वॉल्व किया जाए, इंक्लूड किया जाए। जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 27% सीट्स सिविल पोस्ट में, सर्विसेज में ओबीसीज के लिए रिजर्व कर दी थी। यू रीड अबाउट दिस इन आर्टिकल 16। कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो बैकवर्ड क्लासेस टर्म है ये आर्टिकल 15 में आती है, 16 में आती है, 340 में आती है। 15 और 16 की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जिसमें स्टेट्स को ये एम्पावर किया गया है दैट दे कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस, जिससे कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारी कंट्री के अंदर वो सोशली और एजुकेशनली उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस आ सकते हैं। देन इन 2008 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड क्रीमी लेयर, कि मतलब ओबीसी के अंदर भी जो एडवांस सेक्शन है, जो क्रीमी लेयर है, उसे एक्सक्लूड किया जाए। जिसके बाद 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। इससे पहले नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का एक स्टेट्यूटरी बॉडी थी विच वॉज बेसिकली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, लेकिन 2018 में आफ्टर 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द सब कैटेगराइजेशन। अब दिक्कत यह है कि बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो रिच और डोमिनेटिंग सेक्शंस हैं दे टेंड टू टेक द बेनिफिट्स इन डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज शेयर। स्पेशली अगर हम यहाँ पे रिजर्वेशंस की बात करें तो इनमें भी जो रिलेटिवली रिच और डोमिनेंट सेक्शन है ओबीसीज़ के, वो डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो ले जाते हैं। तो इसकी वजह से यूनिफॉर्म बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे हैं। द अपर स्ट्रेटा दे हैव अ लायन शेयर। अब प्रेजेंटली हाफ ऑफ द 1900 ऑड कास्ट दे हैव अवेल्ड लेस देन 3% ऑफ द रिजर्वेशन एंड रेस्ट हैव अवेल्ड 0%। तो कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि ज़्यादा शेयर रिजर्वेशंस का ले जा रही हैं। यहाँ पे भी अगर हम 5-year डाटा निकालें ऑन दी ओबीसी कोटा इम्प्लीमेंटेशन, स्पेशली इन दी सेंट्रल जॉब्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दे शो दैट देयर इज़ अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द ओबीसी विच इज़ टेकिंग द मोस्ट बेनिफिट्स, द मोस्ट लायन शेयर। तो यहाँ पे रिकमेंडेशंस जो इसके फेवर में की गई हैं वो यही हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उन्होंने कहा कि एक सब कैटेगराइजेशन होनी ज़रूरी है and for that a standing committee was also recommended. सब कैटेगराइजेशन के थ्रू ये जो इनइक्वालिटी ओबीसीज में आई है इसे हम एड्रेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल इशू आ जाता है, पॉलिटिकल विल की बात हो जाती है, बिकॉज इस तरह के मूव से जो ओबीसी ग्रुप्स, जो डोमिनेटिंग ओबीसी ग्रुप है, इट इज़ लाइकली टू हर्ट देम। जो रीजनल पार्टीज़ हैं, you know, they kind of champion their interest from the dominant OBC caste. तो earlier attempt भी ऐसे किए गए हैं to provide sub quotas for OBC in Andhra Pradesh. This was also stalled by the court over there, saying कि यहाँ पे religion basis पे किया गया है। फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स तो इसे डिफाइन करती है। सो हमें ये अगर सब कैटेगराइजेशन के बारे में कोई पूछे तो वी शुड नो कि देखो, अगर हम चाहते हैं कि ओबीसी कैटेगरी को बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिले, इक्विटेबल रिजल्ट्स मिले, सो फॉर दैट सब कैटेगराइजेशन इज़ प्रैक्टिकल एंड इट इज़ अप्रोप्रिएट एज वेल। एंड सब कैटेगराइजेशन से ओबीसी कैटेगरीज के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके सेंटिमेंट्स यहाँ पे हर्ट नहीं होने चाहिए। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल मूव जिससे कि बेनिफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्मिटी आ पाए। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।